नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अखिलेश यादव के पीडीए की अभेद मानी जा रही दीवार को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 पांडव मैदान में उतार दिए हैं। वाराणसी में पटेल, गोरखपुर में गुप्ता, चंदौली में ठाकुर, अंबेडकर नगर में फिर से पटेल और देवरिया में दलित चेहरे को कमान सौंपकर बीजेपी ने सीधा संदेश दे दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले उसने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की जड़ें काटने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी के रथ को उत्तर प्रदेश में धीमा किया था, उसी पीडीए को उसी के हथियार से मात देने के लिए बीजेपी ने माइक्रो कास्ट इंजीनियरिंग का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ना अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम यही समझेंगे कि कैसे इन 5 चेहरों ने यूपी की सियासत का पूरा समीकरण पलट कर रख दिया है, इसके असल मायने क्या है और अखिलेश भैया की साइकिल के लिए अब आगे का रास्ता कितना पथरीला होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के गढ़ वाराणसी की। काशी का राजनीतिक मिजाज हमेशा से स्वर्ण और पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। लगभग 75% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी वाले इस जिले में ब्राह्मण, भूमियार और राजपूतों के साथ साथ पटेल, मौर्य, यादव और चौरसिया समाज का वोट निर्णायक होता है। यहाँ राम सकल पटेल जैसे विशुद्ध जमीनी ओबीसी नेता को कमान सौंपकर बीजेपी ने 2 निशाने एक साथ साधे हैं। पहला, अपना दल जैसे सहयोगियों पर अति निर्भरता कम करते हुए खुद की स्वतंत्र ओबीसी लीडरशिप को खड़ा करना। दूसरा, वाराणसी और उसके आसपास के पूर्वांचल बेल्ट में कुर्मी पटेल वोटरों, जिनका इस बेल्ट में 8 से 12% का ठोस प्रभाव है, को यह स्पष्ट संदेश देना कि सत्ता के केंद्र में उनकी सीधी भागीदारी है। अखिलेश यादव जिस पिछड़े वर्ग को अपने खेमे में लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ने उसी वर्ग के मजबूत चेहरे को पीएम के जिले का सेनापति बनाकर समाजवादी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश की है। वहीं अगर रुख करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक गढ़ गोरखपुर का, तो 90% से अधिक हिंदू आबादी वाले इस जिले को स्वर्ण राजनीति, खासतौर पर क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्चस्व का केंद्र माना जाता है। लेकिन यहाँ बीजेपी ने जो बिसात बिछाई है, उसने सभी राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। यहाँ रमेश प्रसाद गुप्ता के रूप में एक वैश्य चेहरे को जिलाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है। यह नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सिर्फ आक्रामक राजनीति नहीं करती, बल्कि अपने सबसे वफादार साइलेंट वोटर यानी व्यापारी और वैश्य समुदाय को भी एक बड़ा राजनीतिक मंच दे रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी भागीदारी को लेकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच अक्सर वर्चस्व की एक अघोषित जंग देखने को मिलती है। ऐसे में एक वैश्य को नेतृत्व देकर बीजेपी ने एक ऐसा न्यूट्रल और सर्वमान्य चेहरा खड़ा कर दिया है जो किसी भी गुटबाजी से परे जाकर चुनाव में पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। बात करें अंबेडकर नगर की, तो यहाँ की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। यह जिला लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। यहाँ ओबीसी और खास तौर पर कुर्मी, यादव, निषाद और राजभर समाज की आबादी 40 से 45% के आसपास है। इसी बहुसंख्यक पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए दिलीप देव पटेल को यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। दिलीप पटेल की जमीनी पकड़ और पिछड़ी जातियों में उनकी स्वीकार्यता अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी हमेशा से MY यानी मुस्लिम यादव और पीडीए समीकरण के दम पर जीत का गणित बिठाती रही है, लेकिन अब बीजेपी ने उसी अखाड़े में अपना मजबूत ओबीसी पहलवान उतारकर सीधी चुनौती दे दी है। अंबेडकर नगर का यह राजनीतिक विस्फोट पूरे अवध क्षेत्र के पिछड़े वोटरों तक अपनी गूंज को पहुंचाने का काम करेगा। बात करें देवरिया की, तो वहां पर बीजेपी ने काली प्रसाद को कमान सौंपकर समाजवादी पार्टी के उस दलित प्रेम की सीधे तौर पर हवा निकालने की कोशिश की है जो हालिया चुनाव में बहुत जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा था। देवरिया में 15 से 16% दलित और लगभग 45% ओबीसी आबादी है। जब समाजवादी पार्टी यह दावा कर रही है कि दलित और पिछड़े अब सिर्फ उनके साथ हैं, तब बीजेपी ने एक समर्पित दलित नेता को पूरे जिले का बॉस बना दिया, यानी सपा के पीडीए के डी पर सीधा प्रहार। यह कदम बताता है कि बीजेपी रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्दों में है। वह मायावती के कमजोर होने से खाली हुए दलित वोट बैंक को किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव की झोली में नहीं जाने देना चाहती। काली प्रसाद की नियुक्ति इसी आक्रामक सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम है। और अंत में चंदौली, जहां काशीनाथ सिंह को पार्टी ने अध्यक्ष पद पर रिपीट किया है, जहां एक तरफ पार्टी दलित और पिछड़े पर
दाव लगा रही है। वहीं चंदौली में एक अनुभवी और समर्पित क्षत्रिय नेता को नेतृत्व देकर बीजेपी अपने कोर वोटर को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि पीडीए के चक्कर में पार्टी उनकी अनदेखी नहीं कर रही है। 85% हिंदू आबादी वाले चंदौली में काशीनाथ सिंह का अनुभव और उनकी जाति का प्रभाव बीजेपी के लिए एक सुरक्षित ढाल का काम करेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन 5 पांडवों के रथ पर सवार होकर बीजेपी आसानी से यूपी का आगामी रण जीत लेगी, या ये राह उतनी आसान है जितनी कागजों पर दिख रही है। वास्तविकता यह है कि यह फैसला बीजेपी के लिए एक दोधारी तलवार साबित हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा भीतरगार, जिन पुराने जिलाध्यक्षों को हटाया गया है या जो नेता लंबे समय से इस कुर्सी की आस लगाए बैठे थे, उनकी नाराजगी भी पार्टी को भारी पड़ सकती है। राजनीति में कुर्सी छीनने का दर्द अक्सर चुनाव में बगावत के रूप में सामने आता है। क्या ये नए अध्यक्ष पार्टी के भीतर गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे? क्या चुनाव के समय टिकट वितरण को लेकर जब घमासान मचेगा तो ये 5 जिलाध्यक्ष पार्टी आलाकमान और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत पुल का काम कर पाएंगे? बीजेपी को इस बात का भी डर सताएगा कि अति पिछड़ों और दलितों को साधने की पूरी कवायद कहीं उसका कट्टर स्वर्ण वोट छिटक कर किसी और विकल्प की तलाश न करने लगे। दूसरी तरफ यह सोचना कि अखिलेश यादव चुपचाप इस सेंधमारी को देखते रहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। अखिलेश यादव इस बात को भलीभांति जानते हैं कि बीजेपी उनके पीडीए फॉर्मूले को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, पर सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव कैसे पलटेंगे। इसका जवाब समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति में छिपा हुआ है। अखिलेश अब बीजेपी के इन पांडवों के खिलाफ अति पिछड़ी जातियों और दलितों के भीतर की उन उपजाति को गोलबंद करने का प्रयास करेंगे जिन्हें बीजेपी के इस फेर बदल में जगह नहीं मिली। उदाहरण के तौर पर अगर बीजेपी ने पटेल और कुर्मी पर दाव लगाया तो अखिलेश यादव निषाद, राजभर, मौर्य और अन्य छोटी जातियों के छत्रपों को अपने पाले में खींचने के लिए और अधिक आक्रामक हो सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अब स्थानीय स्तर पर बीजेपी के भीतर होने वाली उसी भीतरगात और असंतोष को हवा देने का काम करेगी। अखिलेश यादव उन नाराज नेताओं पर डोरे डालेंगे या उन नेताओं को उकसाने की कोशिश करेंगे जिनका पत्ता इस फेर बदल में कट चुका है। अखिलेश यादव का अगला कदम टिकट बंटवारे में लोहा ही लोहे को काटता है कि नीति पर आधारित हो सकता है। वह जानबूझकर उन चेहरों को मैदान में उतार सकते हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी के इन नए जिलाध्यक्षों के जातीय प्रभाव को चुनौती दे सके। वह बार बार इस नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने यह बदलाव सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया है, न कि पिछड़ों या दलितों के वास्तविक कल्याण के लिए। निष्कर्ष के तौर पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने इस कदम से विधानसभा चुनाव की बिसात एक बेहद मजबूत और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की है। इन 5 नियुक्तियों ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी का थिंक टैंक समाजवादी पार्टी के पीडी की गहराई को समझ चुका है और उसने अपना मारक एंटीडोट तैयार कर लिया है। लेकिन राजनीति के खेल में कोई भी दाव अंतिम नहीं होता। बीजेपी के इन 5 पांडवों का असली इम्तिहान सिर्फ विपक्ष को पछाड़ना नहीं, बल्कि अपने ही घर को बिखरने से बचाना भी होगा। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आएंगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए अपना वजूद बचा पाता है या फिर बीजेपी का यह नया और आक्रामक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग समाजवादी पार्टी के मंसूबों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।